नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, वो इस वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। ठीक, तो आप सभी को लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। ठीक, जिससे कि नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी से रिलेटेड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो यहीं पर कवर हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है। ठीक, किस भाग के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहले भाग में क्या था, संघ एवं इसके क्षेत्र। दूसरे भाग में दोस्तों नागरिकता की बात हम लोगों ने करी थी। ये सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर अच्छे से देख लेना। जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट हैं, आपके आने वाले एग्जाम में जैसा आजकल पैटर्न बन रहा है उसी के हिसाब से कवर किए गए। ठीक, तो आप लोग देख लेना, आपके एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों जो दूसरा था भाग वो था किससे, वो था नागरिकता से। जो तीसरा था वो था मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से। लेकिन अगर बात कर दे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग के अंतर्गत किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा वो है भाग 4। क्या है, भाग 4। ठीक, फिर उसके बाद भाग 4 का में दोस्तों मूल कर्तव्य है। भाग 5 में फिर दोस्तों संघ है। ठीक, जितनी भी संघ की कार्यपालिका है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार का। लेकिन जो 36 से 51 है दोस्तों, उसमें किया गया है किसका, उसमें किया गया है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से। ठीक, किससे, आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। किसको लिया गया है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। और आयरलैंड में एक बात और याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत सदस्य करता है वो भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है अपने संविधान में। ठीक, अपने देश में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना या पुलिस राज्य का निर्माण करना या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। मतलब कि ये राज्य को आदेश देते हैं, अनुदेश देते हैं कि राज्य कोई भी नीति बनाए तो उसमें लोक कल्याणकारी, मतलब कि लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाए। ठीक, राज्य का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे कानून बनाए जिससे जनता जो है, जनता का जो जीवन है वो आसान हो, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। मतलब जितना भी मूलभूत है। देखिए इसके बारे में एक चीज़ और कहा जाता है, ये जो शासन राज्य के शासन के लिए मूलभूत है। क्या है, ये मूलभूत है। मतलब कि राज्य इनका जरूर ध्यान रखे जब भी कोई भी नीति बनाए। तो दोस्तों याद रखिएगा लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, ये है डीपीएसपी का उद्देश्य। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है। दोस्तों इनकी जो प्रकृति है, देखिए अगर मूल अधिकार की बात कर दिया जाए तो वो न्यायोचित है। मतलब कि उसे जो है मूल अधिकार को कोर्ट के द्वारा, न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ठीक, उन्हें संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त है। किसको, मूल अधिकार को। ठीक, और उनका गारंटी करता एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट खुद है। मतलब कि अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट किसी भी, मतलब कि डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय जाए बिना ही डायरेक्ट इंसान सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो ये गैर न्यायोचित हैं। मतलब कि इन्हें लागू कराने के लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक, मतलब कि ये राज्य पर जो है किसी प्रकार का बंधन नहीं लगाते। हालांकि फिर भी जब संविधान सभा के लोग इसको गैर न्यायोचित बना रहे थे तो उनका मत ये था कि अगर राज्य इनका ध्यान नहीं रखेगी बनाते समय तो नेक्स्ट इलेक्शन, जो नेक्स्ट चुनाव होगा उसमें जनता उन्हें किसको,
जो सरकार होगी उससे खुद ही हटा देगी। इसलिए राज्य को खुद अपने फायदे के लिए भी, मतलब कि अगर शासन में बने रहना है, सत्ता में, तो इनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये गैर न्यायोचित है। कैसे हैं? गैर न्यायोचित। और दोस्तों इनका रखने का एक कारण ये भी था, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब उतने संसाधन नहीं थे क्योंकि इन्हें जो है न्यायोचित बनाया जा सके, ठीक। और काफ़ी विविधता भी थी। तो संविधान जो थे, संविधान सभा के जितने भी महानुभाव थे वो काफ़ी जो थे टैलेंटेड थे। तो उन्हें ये सही लगा कि इन्हें गैर न्यायोचित रखा जाएगा। और भविष्य में कभी जब ऐसा हो सकता है कि जो हमारा देश है, सारी जो संसाधन है, वो संसाधन या रिसोर्सेज जो है उनमें काफ़ी जो है काफ़ी संसाधन आ चुके हैं देश के पास, या देश जो है विकसित हो चुका है, तब इनको न्यायोचित भी बनाया जा सकता है, ठीक। तो दोस्तों याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इनके हनन पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनके हनन पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक। ये कथन एकदम सत्य हो जाएगा, ठीक। और जो सी है वे भी गलत है क्योंकि गैर न्यायोचित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस श्रेणी में विभक्त किया गया है? ठीक, क्या कह रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस श्रेणी में विभक्त किया गया है? ए समाजवादी सिद्धांत, बी गांधीवादी सिद्धांत, सी उदार बुद्धिजीवी सिद्धांत या उदार बौद्धिक सिद्धांत, या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, फिर भी इनकी प्रकृति के अनुसार इन्हें इन तीनों पार्ट में मतलब कि तीनों पार्ट में विभाजित किया गया है, ठीक, डिवाइड किया गया है। किसमें? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बुद्धिजीवी सिद्धांत, मतलब कि तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के समाजवादी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आय की असमानता को कम करना, बी समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, सी पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, या डी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। तो दोस्तों याद रखिएगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना ये उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? उदार बौद्धिक, ठीक। तो ये जो है गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी सही है। और जो ये बाकी हैं दोस्तों, आय की असमानता को कम करना, ठीक। तो देखिए कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि ये समाजवादी सिद्धांत है, मतलब कि लोगों के समाज के भले के लिए लाए गए हैं। आय की असमानता को कम करना, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये भी समाज के लिए। तो इससे जो है दोस्तों इसके कथन से ही पता चल रहा है। और विधिक सहायता उपलब्ध कराना, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, ये सब समाजवादी सिद्धांत है, ठीक। तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक बार अगर मतलब समझेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। अब न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करना, तो दोस्तों उदार बौद्धिक सिद्धांत। कैसा? उदार बौद्धिक सिद्धांत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कौन से कथन गांधीवादी सिद्धांत का उल्लेख करते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये ग्राम पंचायत का गठन, ये तो सभी को पता होगा। ये किसका, मतलब कि ये किसका कौन चाहता था कि गांव का विकास सबसे पहले हो, ठीक, गांव का विकास। और ये मतलब कि गांधी जी ने कहा भी था कि देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि गांव का विकास ना किया जाए। मतलब कि गांव का विकास ही, मतलब कि निम्न स्तर से, मतलब कि जो नीचे स्तर से ही ऊंचे स्तर तक विकास जो है अच्छे से किया जा सकता है। तो दोस्तों जो ग्राम पंचायत का गठन, ये भी दोस्तों गांधीवादी का है, ठीक, गांधीवादी सिद्धांत। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, ये भी गांधीवादी। और गाय बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, ये भी दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये भी गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उदार बौद्धिक सिद्धांत के लक्षण हैं? तो दोस्तों जैसे कि एक समान सिविल संहिता लागू करना, तो ये दोस्तों हो जाता है उदार बौद्धिक सिद्धांत। कैसा? उदार बौद्धिक सिद्धांत। और दोस्तों याद रखिएगा, ये आर्टिकल 44 के तहत है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए 44 में 4 और 4 समान है, और इसमें भी देखिए एक समान की बात की जा रही है। तो ऐसे आप लोग याद रखना, एक समान सिविल संहिता, या जिसको कहा जाता है आजकल, मतलब कि आए दिन न्यूज में काफ़ी रहता है, क्या रहता है दोस्तों? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में एक समान सिविल संहिता कहा जाता है, ये आर्टिकल 44 के तहत है, ठीक। ये राज्य का, मतलब कि राज्य को निर्देश दिया गया है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, अगर पूछ दे कि सबसे पहला राज्य कौन है जिसने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया है, एक समान सिविल संहिता को, तो दोस्तों याद रखिएगा वो है गोवा। कौन है दोस्तों? गोवा, ठीक, याद रखना।
नेक्स्ट दोस्तों, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। दोस्तों ये भी उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, दोस्तों ये सभी उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कौन से निर्देशक तत्व जोड़े गए? देखिए दोस्तों, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। ये जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं, या पूछ देंगे कि ये कौन से जो है वो बाद में जोड़े गए हैं, तो याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 39 क्या है? बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। फिर दोस्तों बी है अनुच्छेद 39 से गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देना, ये भी दोस्तों किसके तहत है? और दोस्तों याद रखिएगा ये जो है समाजवादी सिद्धांत है, 39 से जो है ये समाजवादी सिद्धांत है। फिर अनुच्छेद 48 से वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, वन्य जीवन की, ये भी दोस्तों क्या है? ये बाद में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। तो दोस्तों ये जो है उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएंगे। और दोस्तों एक और है जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है, किसमें? अनुच्छेद 45 में। क्या जोड़ा गया है दोस्तों? इसमें जोड़ा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, मतलब कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क विधिक जो शिक्षा है वो देना। ठीक, क्या देना? जो कि अब की दोस्तों अब क्या कर दिया गया है? अब इसको बना दिया गया है, क्या बना दिया गया? देखिए दोस्तों, ये जो है 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 की जो विषय वस्तु थी उसको बदला गया था। क्या किया गया था? उसको बदला गया था। उसमें किया गया था कि दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया? मूल अधिकार। ठीक, मतलब कि अब ये जो है मूल अधिकार, मतलब कि ये देना ही देना है। ठीक, राज्य को ये देना ही देना है। ठीक, अब ये राज्य पर क्या हो गया? एक हिसाब से बाध्य हो गया। फिर दोस्तों जो संशोधित निर्देशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक, मतलब कि अब जो है वो 6 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा भी कौन उपलब्ध कराएगा? राज्य उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, क्या चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में आय की असमानता को कम करने का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये किया गया है आर्टिकल 38। ठीक, किसमें क्या किया गया है दोस्तों? आर्टिकल 38 में। ठीक, इसमें क्या क्या कहा गया है? इसमें जो है दोस्तों लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना किसका कर्तव्य होगा? राज्य का। तथा आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त भी करना क्या होगा? राज्य का कर्तव्य। तो दोस्तों याद रखना, ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 के तहत जो है आय की असमानता को कम करना ये राज्य का कर्तव्य। क्या है? राज्य का कर्तव्य, जो कि अभी हम लोग लाइन से सब आगे देख लेंगे। ठीक, बस आपको लास्ट तक बने रहना है वीडियो में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से अनुच्छेद 39 के तहत राज्य को कौन से निर्देश दिए गए? धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों ये जो तीनों हैं ये आर्टिकल 39 के तहत दिए गए। ठीक, क्या दिए गए? आर्टिकल 39 के तहत। तो याद रखिएगा ये तीनों ही आर्टिकल 39 के तहत दिए गए हैं। ठीक, अगर ये तीनों में से कोई भी आ जाए तो वो आर्टिकल 39 के अंतर्गत ही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से पंचायती राज का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 40। ठीक, ये याद रखना, अनुच्छेद 40 के तहत जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक, किसके तहत? अनुच्छेद 40 के तहत। और ये दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत भी आता है, जो कि अभी हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 42 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। ठीक, मतलब कि काम की न्याय संगत और मानवोचित जो दशाएं हैं उनका उपबंध करना, और जो प्रसूति सहायता है, ठीक, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनके लिए, उसका भी उपबंध करना। बी है दोस्तों, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब कि जो न्यूनतम मजदूरी है, ठीक, तथा अच्छा जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना, निर्वाह मजदूरी। ठीक, और पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करना, और एक समान सिविल संहिता। तो दोस्तों जो एक समान सिविल संहिता है वो है आर्टिकल 44। ये जो दोस्तों क्या है? ये असत्य है।
दोस्तों इसमें सही कर लेना, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है असत्य, क्या पूछा गया है? असत्य, ठीक, असत्य पूछा गया है, ठीक। तो दोस्तों एक समान सिविल संहिता जो है ये असत्य है, बाकी जो है दोस्तों वो तीनों दोस्तों किसके तहत आएंगे? वो तीनों दोस्तों आ जाएंगे किसके तहत? आर्टिकल 42 के तहत। अब चलते हैं दोस्तों, ठीक, इसमें दोस्तों आप लोग लगा लेना क्या? असत्य पूछा गया, क्या पूछा गया है? असत्य, ठीक, असत्य पूछा गया, ठीक, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, जो हमारा आर्टिकल 39 है उसमें साफ साफ कहा गया है कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना ये राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति के पास जो रिसोर्सेज हैं उनका संकेंद्रण कर दिया जाए, जो सबका है, जो उत्पादन है और जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक, जीवन जीने के, उनका जो है दोस्तों सम वितरण होना चाहिए, मतलब कि समान वितरण होना चाहिए सभी में समान रूप से, ठीक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? या स्वतः लागू नहीं होते हैं, ये गैर न्यायोचित हैं। दोस्तों ये दोनों सही हैं, इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल दोस्तों। और यह कानूनी रूप से मान्य है, ये गलत है दोस्तों। कानूनी रूप से मान्य कौन है? यह है मूल अधिकार, ठीक। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें कानून द्वारा जो है लागू नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये गैर न्यायोचित हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारा, वो जितने भी लाइन से आर्टिकल हैं, ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत, उनको हम लोग एक सरसरी निगाह से देख लेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग कमेंट करना इनके विषय में एक कोई ट्रिक कहानी के तरीके से या कोई अच्छी सी ट्रिक बना के आप लोगों के सामने एक वीडियो और रखा जाए, मतलब कि जिससे कि बार बार आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है, लोग भूलते। तो जिसको भी दोस्तों इसकी अच्छे से ट्रिक चाहिए, इसमें हम अच्छे से मेहनत करके दोस्तों बनाएंगे एक ट्रिक बहुत अच्छी सी। तो जिसको भी ये इसके लिए ट्रिक चाहिए, ठीक, वो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। तो जल्दी दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर इसका वीडियो जो है वो डाल दिया जाएगा, ठीक। बहुत ही अच्छा वीडियो डाला जाएगा जिससे कि आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा हेल्प होगी। तो दोस्तों आइए जल्दी से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल 36 है उसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 36 में दोस्तों कहा गया है, आर्टिकल 36 जो है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, जो कि मूल अधिकार में दी गई थी आर्टिकल 12 के तहत। उसी तहत दोस्तों अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। बताया गया है कि राज्य में कौन कौन से आएंगे, ठीक है ना, राज्य में जो है वो कौन कौन से तत्व आएंगे। और दोस्तों सेकंड है अनुच्छेद 37, इसमें विधि बनाने में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब कि अगर कोई भी कानून बनाएगा तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक। और दोस्तों इसमें यह भी कहा गया है क्या कि ये जो है ये गैर न्यायोचित है, ठीक, इसे जो है लागू नहीं कराया जाता, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 दोस्तों कह रहा है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले अब देखिए, जब ये 36 हो गया, अब 38 में देखिए क्या होगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भैया देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, तो सबसे पहले क्या है काम राज्य का कि सामाजिक, आर्थिक या और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है ना, और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को कम करना। तो सबसे पहला अनुच्छेद तो यही आएगा। तो आप लोग ऐसे याद रखना, आर्टिकल जो 38 है उसमें क्या है, सबसे पहले जो है राज्य जो मूलभूत ये चीज़ है इस पर ध्यान देगा, क्या कि आय की जो प्रतिष्ठा है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करना, मतलब कि सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा हक मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 है हमारा दोस्तों, आर्टिकल 39 है, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ठीक, सभी नागरिकों को दोस्तों क्या है, जीवन के पर्याप्त जो है वो साधन प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब कि जो अब देखिए 39 में देखिए क्या क्या कहा गया है, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल है, होना ही चाहिए, ठीक। सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण। देखिए ऊपर क्या किया है, आय की असमानता को कम करना, पहले तो आय की असमानता कम कर दी गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में दे दिया गया कि जो भी भौतिक संसाधन उनका सम वितरण होना चाहिए। धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण रोकना, ये आर्टिकल 39 के तहत आ रहा है, ठीक।
पुरुषों स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलाश्रम से संरक्षण, बालकों के स्वास्थ्य के विकास अवसर, मतलब कि ये सब जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, आर्टिकल 39 के अंतर्गत। तो ये लोग आप लोग इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से। और इसके बाद जो है हम 1 से 2 दिन के अंदर इसकी जो है ट्रिक एक ले आएंगे, है ना, जिसको अलग से एक सेपरेट वीडियो, ठीक, जिसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, सिर्फ उसमें ट्रिक ही देखेंगे, ठीक। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना है, बताना है, ठीक। और दोस्तों याद रखिए, जो भी मतलब कि नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, रीच बढ़े चैनल की, ठीक। तो हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज से जो है वीडियो बनाएं। तो दोस्तों अनुच्छेद 39A का कहना है समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ये बाद में जोड़ा गया था, ठीक, ये आर्टिकल जो है वो बाद में जोड़ा गया था। याद रखना दोस्तों, जो स्मॉल ए लगा हो जिसके आगे वो पहले से है, लेकिन जिसके आगे कैपिटल ए लगा हो वो याद रखना वो बाद में जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 41 का कहना है दोस्तों काम पाने तथा शिक्षा पाने का अधिकार तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। फिर दोस्तों अनुच्छेद देखिए, अच्छा सबसे पहले क्या होगा, अब देखिए इसमें कैसे ट्रिक बना सकते हैं। अनुच्छेद 41 क्या है, सबसे पहले तो काम पाने का अधिकार, ठीक, काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। अब भैया जब काम पा लिया है तो उसमें आप लोग ये भी तो देखें कि वहाँ पर मानवोचित दशाएं हैं कि नहीं है, कि सिर्फ काम ही पता है हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ से दोस्तों वहाँ पर डकैती हो रही है दिन। तो दोस्तों ये भी देखना है। तो 41 काम पाने का अधिकार, फिर उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा कि उसके बाद दोस्तों मानवोचित जो दशाएं हैं न्याय संगत वो देखा जाएगा। फिर जब दोस्तों ये जब दोनों चीज़ें हो जाएंगी फिर आप लोग किसकी बात करेंगे, फिर करेंगे आप लोग निर्वाह मजदूरी की, ठीक। क्या करेंगे कि मतलब कि हमको वो मजदूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जिससे हमारा जीवन जो स्थिर है, जीवन स्तर बहुत अच्छा हो जाए, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान किए जाए हमें। तो दोस्तों आप लोग समझ गए, 41, 42, 43 जो है इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। सबसे पहले काम पाने का अधिकार, फिर आप लोग मानवोचित दशाएं देखेंगे कि है कि नहीं, फिर आप लोग देखेंगे वेतन की बात करेंगे अपने, ठीक। तो ये 41, 42, 43 में आ गया। फिर दोस्तों जो 43A है यह उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, ठीक, मतलब कि जो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, ये 43A के अंतर्गत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों जो 43B है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, और ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक। जो ये 43B है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों एक समान सिविल संहिता, ये जो कि हमने बात की, देखिए 4 समान है वर्ल्ड और एक समान सिविल संहिता, इसमें भी समान आ रहा है। तो आर्टिकल 44 एक समान सिविल संहिता। फिर आर्टिकल 45 दोस्तों सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग उनको अच्छे से निःशुल्क शिक्षा देंगे तभी वो 45 साल जो कि एक प्रौढ़ अवस्था होती है वहाँ तक बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में, ठीक। तो सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 46 क्या है, अनुसूचित जाति, ठीक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक न्याय शोषण से सुरक्षा दिलाना। इसकी दोस्तों हम लोग ट्रिक जो है वो हम जल्दी लेकर आएंगे। फिर जो 47 है वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवा, मदिरा, ड्रग के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध लगाना। मतलब ऐसा किसी भी नशीली दवा जो मतलब कि औषधि, जिनका सिर्फ औषधि उपयोग ही किया जाए और इसके अलग जो है इसका जो नशे के रूप में इसका जो इस्तेमाल होता है उस पर जो है प्रतिबंध लगाना। जैसे कि बिहार में दारू पर प्रतिबंध है, गुजरात में दारू पर प्रतिबंध है, ठीक, ये सब आप लोगों को पता होगा। फिर दोस्तों अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से युक्त करना, ठीक, क्योंकि दोस्तों जब कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से युक्त किया जाएगा तभी तो दोस्तों ज़्यादा उपज होगी। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है जो चाइना है वो चाइना के पास इंडिया से क्या है, इंडिया से कम है कौन सी भूमि, कृषि भूमि। ऐसा तो ज़्यादा है लेकिन जो कृषि भूमि है वो इंडिया से कम है, लेकिन फिर भी जो उसका उत्पादन है वो इंडिया से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों वो कृषि और पशुपालन में क्या करता है, आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का इस्तेमाल करता है। इसलिए राज्य का एक कर्तव्य हो जाता है कि ये सब जो सुविधाएं हैं ये अपने भारत देश में भी ठीक उपलब्ध कराएं, ठीक। तो दोस्तों इसके बाद क्या है 48 में, और क्या है, गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं के बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार करना। ये सब दोस्तों आ जाता है कृषि के अंतर्गत ही आ जाता है। फिर दोस्तों आर्टिकल 49 है राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारक का संरक्षण करना, ठीक, ये भी किसका कर्तव्य है, राज्य का। 50 है दोस्तों राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। देखिए इसकी एक ट्रिक है सबसे बढ़िया, पृथक मतलब अलग अलग अगर किसी को एकदम अलग अलग करना क्या किया जाता है 50-50, क्या 50-50। तो अनुच्छेद 50 क्या आ गया दोस्तों, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। फिर जो लास्ट है अनुच्छेद 51, जब अपने देश का सब कुछ हो जाएगा, सारी बातें हो जाएंगी तो सबसे आखिरी में क्या होगा, आंतरिक एवं बाह्य भी हम लोग चलेंगे, क्या आंतरिक और बाह्य शांति बनाए रखना, ठीक। और इतना
क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये जो है, जो भी देखिए, जो भी चैनल में नया हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आप लोगों को मतलब कि पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे से अच्छे आते जाएंगे दोस्तों, हम जो है आपके लिए पूर्णतः जो है आपकी हेल्प के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हालांकि कल नहीं, शाम को ही एक वीडियो डल जाएगा 5 बजे। ठीक, आप लोग आना मत भूलना 5 बजे, है ना, देख लेना। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। ठीक, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। ठीक, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। या आप लोग खुद क्वेश्चन का जो है वो पैटर्न देख के समझ सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, फुली मोटिवेटेड रहिए। ठीक हैं, और दोस्तों ऐसे लोगों से दूर रहना जो आप लोगों को जो है डिमोटिवेट करें। ठीक, आप लोगों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे खसीटें। ठीक, तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।